तो चलिए दोस्तों, बात करने की कोशिश करेंगे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। मगर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के पहले मैं आपको फिर से कुछ पास्ट के इवेंट्स पे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स लगातार हमारे लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, मगर उसके बाद भी हम उनके अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों चलाते हैं। क्यों जो खिलाफत इशू था, जिसके कारण मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो जाती है और दोनों मिलके इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाते हैं, तो आपको ये जवाब मिलेगा 1917 के मॉन्टेग ऑगस्ट डिक्लेरेशन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे बात की गई थी कि इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करना है, अगेन बहुत अच्छी बात है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये एक इंटीग्रल पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का, वो इस्टेब्लिश करेंगे। मगर मुद्दा ये है कि इंडियंस ने यहाँ पे दो चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लिया। पहला तो ये कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की आपने बात कही, इसका टाइम फ्रेम कब क्या है, कब प्रोवाइड करोगे आप ये। और दूसरा कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद अपनी इच्छा से डिसाइड करेगी नेचर और टाइमिंग कि कब वो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडियंस को देगी। तो जब यहाँ पे भारतीयों का रोल ही नहीं है, तो एक तरीके से तो डेड लेटर हो गया कि वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम ही नहीं दिया गया। और इसी के साथ साथ ये जो टाइम पीरियड है, आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, गांधी जी का इमरजेंस हो जाता है। गांधी जी आ जाते हैं 1915 में, राइट। होम रूल लीग चल रहा होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। लखनऊ पैक्ट हो जाता है, लखनऊ सेशन हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट को अंदर ले लिया जाता है। अब सब एक साथ हैं। अब यहाँ पे गांधी जी का जो एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका में, वो काम आएगा। प्लस यहाँ पे हो रही उस समय की बर्बरता भी सपोर्ट देगी, जिससे ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो मास प्रोटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जनता उनका साथ देगी। अब मुद्दा ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो टैक्सेस बढ़ चुके हैं। साथ ही जो वर्कर्स और आर्टिसंस हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। साथ ही जो सोल्जर्स हैं जो बैटल फील्ड से लौट के आए हैं और वापस अपने रूरल इलाके में जा चुके हैं, वो सरप्राइज हो चुके हैं देख के उनके लैंड की कंडीशन, उनके लोगों की कंडीशन। उन्होंने बाहर जाके ब्रिटिश साम्राज्य की लड़ाई करी, और बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसी तर्ज पे 1917 के लगभग का ये टाइम पीरियड चल रहा है, जहाँ पे बोल्शेविक पार्टी ने ज़ारिस्ट रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया था और पहली सोशलिस्ट स्टेट बना ली थी सोवियत यूनियन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, जिसको आप लेनिन के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो रशिया में हुआ था, उसने एक मैसेज दिया कि जनता के पास असली ताकत होती है। अगर एक मास प्रोटेस्ट कर दिया जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरीके से हिलाया जा सकता है। यह हमने रशियन रिवॉल्यूशन से सीखा। और इसी तर्ज पे यही वो टाइम पीरियड है जब 1919 में मॉन्टेग कैल्मफोर्ड रिफॉर्म्स आए। मगर इन रिफॉर्म्स में बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्रेंचाइजी दी गई थी वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को दी गई थी। इसी के साथ सेंटर में अगर देखें तो लेजिस्लेचर के ऊपर किसी का भी, मतलब लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं था ओवर द वॉइस रॉय, ये हम जानते हैं। न ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल था। तो इंडियन का पार्टिसिपेशन देने के बाद भी हम उससे अचीव क्या करेंगे? साथ ही जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अगर प्रोविंसेस के लेवल पे देखें तो सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, और जो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन दो भागों में बांट के चलाने की कोशिश की गई थी, वो पूरी तरीके से इरेशनल था। साथ ही जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था ओवर फाइनेंसेस या फिर ओवर द ब्यूरोक्रेट। तो एक कंटिन्यूस फ्रिक्शन देखने को मिलता था प्रोविंसेस में ही। तो इस कारण से ये जो पूरे रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, ये किसी भी मतलब के नहीं थे। इसी के साथ साथ यही वो टाइम पीरियड है जब महात्मा गांधी जी ने कुछ फेमस सत्याग्रह कहे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, जैसे अहमदाबाद की मील स्ट्राइक, जिसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से भी आप लोग जानते हो। चंपारण सत्याग्रह को हम लोग फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के
नाम से भी जानते हैं, और खेड़ा सत्याग्रह। इनके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह किसके अगेंस्ट था, इसे 3 कंठिया सिस्टम कहा जाता है। जैसे अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो की थी वो प्लेग बोनस न देने के कारण की गई थी। वैसे ही जो खेड़ा सत्याग्रह है वो इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश काल में एक रूल था कि अगर ईल्ड 1/4 नॉर्मल प्रोड्यूस से कम हुई तो मुआवजा दिया जाएगा किसानों को, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो सत्याग्रह गांधी जी ने किए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मास को वो अपने साथ जोड़ पाए, और साथ ही लोगों में रिसेंटमेंट तो था ही रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट, जलियांवाला बाग मसैकर के अगेंस्ट, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था कि उस टाइम पीरियड पे जब हम बात कर रहे हैं खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो यहाँ पे मास का सपोर्ट कैसे मिला इन नेशनलिस्ट लीडर्स को। तो आपने ये देखा अभी तक कि कौन कौन से इवेंट्स थे जिस कारण से उनको सपोर्ट मिला। अब बात करते हैं खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे टर्की अलाय कर दिया था जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश जीत गए थे। तो यहाँ पे टर्की के खलीफा का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो जब वॉर ख़त्म हुई, टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया और खलीफा को उसकी ताकत से रिमूव कर दिया गया, जिस कारण से मुस्लिम्स गुस्सा गए। और 1919 मार्च 20 में खिलाफत कमेटी बना ली जाती है बॉम्बे में बाय अली ब्रदर्स, नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। 1919 नवंबर 2023 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बना ली जाती है। इसमें उन्होंने कुछ बातें बोली, जैसे हम सारा कोऑपरेशन गवर्नमेंट से छीनते हैं अगर हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया। और यहाँ पे गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। गांधी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना इनके साथ मिलके सत्याग्रह को लॉन्च कर दिया जाए, और नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लॉन्च कर दिया जाता है। तिलक हालांकि अपोज करते हैं इस कोऑपरेशन को विद मुस्लिम लीडर्स, ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी, ठीक है। हालांकि कांग्रेस जो है वो इनिशियली तो गांधी को सपोर्ट नहीं करती है, मगर बाद में वो अग्री हो जाते हैं इस चीज़ पे, और फाइनली अगस्त 31 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लॉन्चिंग है, यहाँ पे आप देखो एक इतना बड़ा इवेंट होता है कि गांधी जी जो एक लौते लीडर बनते हैं फ्यूचर में, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो तिलक डाइड ऑन 1 अगस्त। फिर 1920 सितंबर में कलकत्ता स्पेशल सेशन होता है प्रिसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन को अप्रूव कर दिया जाता है टिल पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग वर रिमूव्ड एंड स्वराज इस्टेब्लिश्ड। पंजाब जलियांवाला बाग मसैकर। इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अप्रोच है ये भी हमें चेंज होती हुई दिखती है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने देखा मॉडरेट फेज में कि सिर्फ पेटिशन, प्रेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की कोशिश की जाती थी, मास मूवमेंट नहीं चलाए जाते थे, मगर अब मास मूवमेंट पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। इसी कार्यकाल में बहुत से लीडर छोड़ के चले जाते हैं अलग अलग कारणों से, जैसे जिन्ना, जैसे एनी बेसेंट, जैसे बिपिन चंद्र पाल, और कांग्रेस एक पूरी तरीके से फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाती है। इसी दौरान कुछ इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश होते हैं जैसे जामिया, काशी विद्यापीठ एक्सेट्रा। यहाँ पे एक तिलक स्वराज फंड भी बनाया जाता है जिसमें 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इकट्ठा हो चुके होते हैं। यहाँ पे गांधी जी रिटर्न कर देते हैं केसरे हिंद मेडल को। ये क्यों करते हैं ये आप नीचे कमेंट में बताओगे। 1922 में फरवरी 1 को गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, मगर सिर्फ 4 दिन बाद चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण जहाँ पे पुलिस स्टेशन को फूंक दिया जाता है, उनको बंद करना पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है नॉन वायलेंस मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इस टाइम पीरियड में गांधी जी का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके रास्ते का जो कांटा था वो साफ हो चुका है। साथ ही जिन्ना जो है वो फियर करने लग गए थे गांधी जी से कि अब ये मास लीडर बन चुके हैं और इनकी सत्ता इनको जाते हुए दिख रही थी, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि जिन्ना का एक अलग रूप हमने देखा। इसी के साथ साथ यही वो टाइम पीरियड है जब मोपला रिबेलियन हमें देखने को मिला। ये किया गया था बाय द मुस्लिम पीजेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड जो उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज थोप देते थे। ये वायलेंट भी हो गया था 1921 में। तो ये दिखाता है उस समय के टाइम फेज को कि कितने वायलेंट रिबेलियस नेचर के इवेंट्स
उस कार्यकाल में हुए। इसी के साथ अकाली मूवमेंट भी इसी कार्यकाल का है, जब गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। तो यहाँ पे आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत के बारे में देखा। साथ ही 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे, क्यों लॉन्च किया जा सका, इसके पीछे का पास्ट क्या था। इसी के साथ यही वो टाइम फेज है जब सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज हमें देखने को मिलते हैं। 1924 में हमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म होती हुई दिखती है, जिसके अंतर्गत काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सॉन्डर्स मर्डर 1928 जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से आप जानते हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बॉम्बिंग की जाती है। कुछ और भी अदर एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे चिट्टागोंग आर्मरी रेड 1930 में बाय सूर्य सेन। तो 1920 से लेकर 1930 तक ये रिवोल्यूशनरीज ने ये इवेंट्स को अंजाम दिया। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ये सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज क्यों इमर्ज हुए। इसका कारण ये था कि जब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बदल दिया गया, या मैं कहूँ ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये मूवमेंट वायलेंट हो गया था। तो जो यूथ था, जो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक उम्मीद लगाया बैठा था कि ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म किया जा सकता है, वो डिसइल्यूजन्ड हो गया एक सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण। और इस कारण से उसका पार्लियामेंट्री वर्क से विश्वास उठ गया और वो इस रिवोल्यूशनरी फेज की तरफ टिल्ट हो गया। इसी के साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल इवेंट्स में हमें कुछ मेजर इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन 1920 में भारत में, ये भी इन्फ्लुएंस्ड है विदेशों से, जहाँ पे ओवरऑल हमें ट्रेड यूनियनिज्म का इमरजेंसी इस पीरियड में देखने को मिलता है। साथ ही रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917, बहुत से जर्नल्स, नॉवेल्स और बुक्स पब्लिश हुई, जिसमें भारत में जो पब्लिश हुई उनके इंपॉर्टेंट नाम है बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल, पांथर दाबी बाय शरद चंद्र चटर्जी, और भी बहुत हैं जिनको आप यहाँ पे खुद से लिखोगे, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ न्यूली इमर्जिंग कम्युनिटी ग्रुप्स के कारण यहाँ पे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स का उदय हमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर आर्मी, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना ये फॉर्म हुई थी 1924 में कानपुर में बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, जो आगे चल के बन जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड सो इट इज़ द रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ HRA। और ये बनाई जाती है बाय चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें पार्टिसिपेंट मेजरली होते हैं भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, वोरा एक्सेट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, चंद्रशेखर आज़ाद को आप बीच में रख के ज़रूर याद रखोगे तो रहेगा याद। इसी के साथ 1922 फरवरी 12 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है बरदोली में, रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें सारे लॉज को जो भी ब्रेक करने के लिए बनाए गए थे उसको त्वरित काल से बंद कर दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी से लोग अनहैप्पी हो जाते हैं और खिलाफत इरिटेट हो जाता है। और इसी के बाद आपको कभी भी मुस्लिम्स का इतना मासिव पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो 1922 नवंबर आते आते खिलाफत भी अपना रेलिवेंस लूज़ कर देती है, क्योंकि जो टर्की के लोग थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हैं और सुल्तान को अपनी पॉलिटिकल पावर से हटा देते हैं। 1924 में मार्च में गांधी जी भी अरेस्ट हो जाते हैं और 6 साल की उन्हें जेल हो जाती है। इसीलिए आप ध्यान दो कि यहाँ पे जब लीडर्स बड़े बड़े सब अरेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, लोग हथियार अपने हाथ में उठाएंगे। 1924 में कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज सीन द लार्जेस्ट मुस्लिम पार्टिसिपेशन एवर एंड सक्सेसफुल ऑफ फॉरेन क्लॉथ बायकॉट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो क्यों इमर्ज हुए। आपको संस्थाओं के बारे में पता चला, जैसे HRA, SSRA। आपको पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत में क्या लैकिंग थी और कैसे इस नेशनल मूवमेंट को एक पुरजोर ताकत दी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कि अब क्योंकि गांधी जी अरेस्ट हो चुके हैं तो विद इन कांग्रेस कैसे डिफरेंट ग्रुप इमर्ज होते हैं बाय द नेम स्वराजिस्ट, प्रो चेंजर, रिस्पॉन्सिबिलिट एंड नॉन रिस्पॉन्सिबिलिट। बट फॉर दिस पर्टिकुलर lecture, that's it from my side. We'll meet you soon in the next lecture. Till then, keep shining. Have a good day.